हेलो स्टूडेंट, हेलो 11 कॉमर्स। बेटा स्टेटिस्टिक हमने स्टार्ट किया। स्टेट के अंदर जो मैंने पहले थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस, जिसके अंदर हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा। मीन के टाइप हम पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ मीन। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड कंबाइंड मीन, थर्ड वेटेड मीन, जो हम पढ़ चुके और उनका होमवर्क भी हमें दे चुका। अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको ले रहा हूं आज, ज्योमेट्रिक मीन। तो मैंने आपको बताया था जब तक आपको डेटा को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक हमें ये पता नहीं चलता कि आप क्या फाइंड कर रहे हो, क्या फाइंड करना चाहते हो। तो ऐसे समय में हमेशा अपने को ध्यान रखने का कि जैसे मैंने आपको डेटा के बारे में पहले बताया कि कंबाइंड मीन कब फाइंड होता है? व्हेन द मीन फाइंड आउट मोर देन वन ग्रुप। एक से ज्यादा ग्रुप का फाइंड करना हो तो कंबाइंड मीन। व्हेन द ऑब्जर्वेशन गिवन द इंपॉर्टेंस of the all observation, then find out the weighted mean. And the data increase and decrease value, and the given increase and decrease value in the each and every observation, then find out the geometric mean. Normally geometric mean में जब भी डेटा दिया गया होगा या तो डायरेक्टली आपको कहा होगा कि find out the geometric mean, या फिर उसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि increase और decrease डेटा। तो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर याद रखना, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, लेक्चर नंबर 5 हमारा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट a into b विद द बोथ ऑब्जर्वेशन। अगर 2 ऑब्जर्वेशन हमें दिए गए हैं तो a and b ऐसा करके लिखा जाता है। और 2 से अगर हमें ज्यादा दिए गए होंगे, याद रखना इसमें नेगेटिव इंटीजर कभी नहीं होते, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा क्या होगी? प्लस में वैल्यू होगी। तो 2 वैल्यू। नेक्स्ट n क्यों लिखा? यहाँ पे n नहीं लिखा क्योंकि 2 है। यहाँ पे n कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 एंड 4। अगर 2 से ज्यादा वैल्यू है तो इस तरह का फॉर्मूला यूज होगा। ओनली देयर आर टू वैल्यूज इज गिवन, देन दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड। एंड ज्योमेट्रिक मीन इज डिनोटेड बाय द g, डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ g। इसकी एक स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक की एक प्रॉब्लम है कि किसी भी चीज की डायरेक्टली जो डेफिनेशन देते हैं हमने, वो डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि मैंने ज्योमेट्रिक मीन का आपको बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? ए ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड द रूट ऑफ द प्रोडक्ट दैट मींस 1 2 3 4 विद द ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट दैट मींस मल्टीप्लिकेशन, इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन उसका रूट करो, दैट्स द मीन। तो इसका डायरेक्टली डेफिनेशन पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको समझा कैसे रहा हूं कि जब अपने को डेटा के अंदर इंक्रीज डिक्रीज दिया गया हो तो पहले इंक्रीज डिक्रीज करो। किसमें करने का? ऑलवेज इन हैंडवर्ड। किसमें करने का? इंक्रीज का हो तो हैंडवर्ड में प्लस करेंगे और डिक्रीज का हो तो हैंडवर्ड में से माइनस करेंगे। हम दोनों तरह के सम देखते हैं, फिर देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 14 आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, एग्जांपल देख लो। एग्जांपल दैट मींस इलस्ट्रेशन नंबर 14. There where the population of an area increased by 15%, 18%, 13% and 20%. अब आप सोच के देखो, here only percentage given but not given of the population. Population कितनी है वो नहीं दिया, पर increase कितना हो रहा है वो अपने को दे दिया। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या करना है कि 100 में प्लस माइनस करना है। जब भी इंक्रीज बोला गया हो, इंक्रीज, एप्रिशिएटेड, ग्रोथ, अगर ये 3 वर्ड देते हैं तो प्लस करना है, डिक्रीज, रिड्यूस, डेप्रिशिएटेड तो माइनस करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या बोला? इंक्रीज यानी प्लस करना है। तो क्या करेंगे हम? फाइंड करेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, x1, x2, x3, x4। पहले देखो मैंने सब में 100 लिख दिया, आपको भी ऐसे करना है। प्लस फर्स्ट में कितना है? 15%, 18, 13, थर्ड वन कितना है हो गया? न्यू ऑब्जर्वेशन 15, 18, 113 एंड 120। इसमें रिड्यूस बोला होता तो यहीं पे क्या करते? प्लस की जगह माइनस करते थे। अब फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। J is equal to n x 2
3, 4. This is the multiplication. n is equal to 4. n क्यों? 1, 2, 3, 4. n is equal to 4. मल्टीप्लाई करो 115, 118, 113 एंड 120. अब यहाँ पे अगर दो वैल्यू है तो हम एक बार इंटर रूट करते हैं, लेकिन 4 वैल्यूज है तो n इज इक्वल टू 4 2 टाइम रूट करने का. पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को अंडर रूट करो. उस वैल्यू को अंडर रूट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसका 2 टाइम. अगर 4 दिया है तो कितनी बार अंडर रूट करना है? 2 टाइम. समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं समझाता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल 6 मल्टीप्लाई करने पर 64 आया, अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा? 16. फिर से इसका अंडर रूट करो, दैट मींस 4. यानी आपका आंसर क्या आया? 4. उसी तरह से यहां पर भी अप्लाई करना है. तो फिलहाल मेरे पास कैलसी नहीं है, आप मल्टीप्लाई करो, उसका अंडर रूट करो, जो आएगा उस वैल्यू को भी किस में रखने का? अपने को अंडर रूट में ही रखने का, और फिर से अंडर रूट करो तो अपने पास जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल सब में दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 184,009,200. अब इसका इस वैल्यू का 2 टाइम अंडर रूट किया. अंडर रूट को पैटर्न को 2 बार दबाने का, एक बार अंडर रूट, फिर उसी वैल्यू का फिर अंडर रूट, तो आंसर क्या आया? 116.4689. मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट. क्या आया? 116.47. अब वो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द एवरेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है? भाई एवरी ईयर तो पता चल गया कि हर साल 15%, 18%, 13%, 20%. जैसे क्रिकेट मैच में नहीं होता है, 10 मैच खेलता है लेकिन उस मैच की एवरेज निकालते हैं उसकी, भाई किसी में 0 पे आउट होता है, किसी में सेंचुरी करता है, किसी में हाफ सेंचुरी करता है, बट उसका एवरेज देखा जाता है. वो एवरेज कैसा खिलाड़ी है, कैसा प्लेयर है. तो उसी तरह से तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे? एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन. ये कंपल्सरी आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना. 116.47 माइनस 100, 16.47, दैट इज द एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. समझ गए? ये मैं मिटा लेता हूं. अगर यहाँ 4 की जगह 8 दिया होता तो 3 टाइम अंडर रूट करते, तो वो ध्यान रखने का. तो ये हुआ अपना जब इन ऑब्जर्वेशन अपने को 2 से ज्यादा दिए हो तब. चलो 15 नंबर, एग्जांपल नंबर 50. यहां दिया हुआ है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 2. ज्योमेट्रिक मीन का आंसर हमें दिया हुआ है. इफ वन ऑब्जर्वेशन इज 4 टाइम द अदर नंबर, suppose A is equal to first number, first observation is equal to A. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को हमने क्या एज्यूम किया? A. तो B क्या होगा? 4A कह सकते हैं ना. 4 टाइम मतलब अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन A है तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या उसका? 4 टाइम मतलब 4A कह सकते हैं. तो फॉर्मूला A इंटू B, ये कितना अपना 2, A इंटू 4A मल्टीप्लाई, सॉरी. अब इसका अंडर रूट करेंगे तो 4A स्क्वायर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2A, A is equal to 2/2, A is equal to 1. अंडरस्टैंड? अगर 2 ऑब्जर्वेशन अगर अपने को सम में दिए गए हैं तो इस तरह से सम होगा. 2 से ज्यादा दिए गए होंगे तो ये होगा. पहचान सिर्फ कितनी है इसकी? जब सम के अंदर क्या दिया गया हो, जो भी डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है उसमें इंक्रीज डिक्रीज बोला गया हो तो इसको अप्लाई करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को. अदरवाइज क्या करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का एक ही सोर्सेस है, या तो डायरेक्ट लिखा हो या फिर जो डेटा दिया गया हो इंक्रीज डिक्रीज दिया गया हो तब.
यहाँ पे हमारा मीन का टॉपिक खत्म होता है। अब मीन के टॉपिक को फाइंड करने के बाद यानी कि इसका जो होमवर्क है वो हमारा है 3.3 एक्सरसाइज। टिपिकल नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। यानी आपका 3.1, 3.2 एंड 3.3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट शुरू होता है, जिसे कहते हैं मेजर्स ऑफ पोजिशनल एवरेज। मेजर्स ऑफ पोजिशनल एवरेज, जिसके अंदर हम चार चीज पढ़ने वाले हैं। कौन सी चार चीज पढ़ने वाले हैं? मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ये आपके 12th में थे या नहीं वो मुझे पता नहीं। इसका पीडीएफ आपके पास आ चुका है, फॉर्मूले आप देख चुके हो, लेकिन फिर भी मैं इसका एक फॉर्मूले का फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सारे हैं। जैसे कि क्वार्टाइल्स टोटल कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4। डिसाइल्स टोटल 10, 1 to 10। और परसेंटाइल 100, 1 to 100। दैट मींस अगर हम काउंटिंग करने सबका अलग-अलग फॉर्मूला लिखने जाएं तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे, जो कि हमें ऐसा करना नहीं है। मैं उसका एक सिंपल फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा, लेकिन कब? जब ये 3.3 तक आप कंप्लीट कर दोगे तब। तो रेगुलर आप होमवर्क करते रहो, चैप्टर टफ नहीं है। मैंने आपको बता दिया चैप्टर नंबर 3, 4, 5 ये 3 चैप्टर अगर आप कर लोगे तो स्टेट का 50% कोर्स आपका खत्म हो जाएगा, समझ लो। और होमवर्क रेगुलर करना, जो भी 3.3 आपको दिया जाए उसको सोल्व करके सेंड करो। एंड नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो आएगा उसके अंदर मैं पोजिशनल एवरेज के बारे में समझाऊंगा, बराबर, और उसके फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद हम वो टॉपिक शुरू करेंगे। दैट्स ऑल।